चलिए ठीक है। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आपको पता है कि हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है। आज हम लोग का 9वां क्लास है और हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपको मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले फिरोज तुगलक तक, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि इनका शासनकाल आप देखिएगा 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। इनके बाद नसरुद्दीन का शासनकाल आ जाता है। समझ आ रहा है ना? तो चलिए ठीक है। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आप देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का जो कि राजा अभिषेक होता है ठट्टा के नज़दीक में आपको एक गोंडाल, जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के क्या होते हैं, यहीं पे मृत्यु हुआ था। बस मारा है, पाकिस्तान में पड़ता है जगह। तो ठट्टा के नज़दीक जो कि गोंडाल में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ, और उसी जंग फिरोज शाह तुगलक को 20 मार्च 1351 ईस्वी को क्या होता है, इनका राजाभिषेक हो जाता है। क्या होता है? राजाभिषेक हो जाता है। फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं, दिल्ली सिंहासन पर बैठने के लिए। तो वहाँ भी इनका क्या होता है, राजाभिषेक होता है। देखिएगा जैसे कि खलीफा, खलीफा का आप लोग अक्सर शुरू से नाम सुनते हो आइए हो गए ना, खलीफा। तो खलीफा का मतलब होता है बाबू मंत्री। अब जैसे वित्त मंत्री देखिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब मंत्री के पद होता है खलीफा का मतलब, बात समझ रहे हैं। तो उनका जो खलीफा था, उनको एक उपाधि दिया फिरोज तुगलक को, उनको एक उपाधि दिया, जो उपाधि के नाम था कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है। काशी अमीर उल मोमिन का उपाधि जो खलीफा ने फिरोज शाह तुगलक को दिया। और इसने अपने शासनकाल में देखिएगा 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल इसमें से 4 कर क्या तो उन्होंने रखा। कहने की तात्पर्य यह है कि इससे पहले जो सुल्तान हुए, शासक हुए, वो बहुत भयानक भयानक कर लगा देते, क्या कर यानी टैक्स, बस। और प्रजा को देने के लिए पूरा 13 करम बीत जाता था, पूरा, बस पूरा एकदम। देखते होइए कि गाँव में अमूमन आप लोग देखिएगा कि जो व्यक्ति कर्ज में डूबा होता है, क्या कर्ज में डूबा होता है, वो बहुत कर्ज में, वो यह गाँव छोड़ देता है या घरे रहता है, तो उनके घर में सही से एक टाइम खाना नहीं बन पाता है। उनके बच्चा का आप देखिएगा तो दिल दहल जाएगा, फाटल फटल कपड़ा नहीं, साफ सुथरा, कुछ मन लगता है कि क्या यार भगवान जिंदगी बना के रखा है, समझ रहा। और वो तो खुद सब क्रूर शासक था, तो समझो बहुत ऐसे कर जो लगा के रखा, जिसमें से 24 जो कि खतरनाक, जो कष्टदायक, जो प्रजा को देने में दिक्कत होता था और क्या था, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता था। तो उनको फिरोज तुगलक ने क्या किया, वो 24 करों को हटा दिया, जिसमें से 4 कर रखा। जो 4 कर आपको इस प्रकार का आपको मिलेगा, जजिया कर हो गया, जकात कर हो गया, खराज कर हो गया, और खुम्मस कर, ठीक है। जजिया कर के बारे में तो आपको बता थे, इससे पहले जो कर लगाया गया था, तो इसमें 4 जो कि आदमी को बाहर रखा गया था, महिला हो गया, बूढ़ा हो गया, विकलांग हो गया, और ब्राह्मण हो गया। 4 जो कि व्यक्ति को जजिया कर से मुक्त रखा गया। लेकिन जब फिरोज तुगलक बनना शासक, तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया, और ब्राह्मण पर कर लगाने वाले प्रथम जो कि शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। कौन सा कर? जजिया कर। और खराज का मतलब होता है बाबू लगान देना, क्या लगान देना। इन लगान जानते हैं ना कसूली कैसे होता है। उसका देखिएगा खुम्मस कर का मतलब होता है जैसे कि राजा युद्ध के समय युद्ध कर रहा, और प्रजा से जो घुसा उस क्षेत्र में, साम्राज्य में, और वहाँ से जाकर लूटपाट के सब कुछ ले आया, ये सब, ठीक है। तो उससे कहा जाए खुम्मस कर। तो उसमें से भी राजा क्या करता था, टैक्स लेता था कि भाई जो लूट उठ के लाए उसमें भी लाओ। मानिए कि तुमको कुछ होगा तो उसका आधा हकदार हम है, तो मानिए कि जो तू कमा के लाए उसमें से भी आधा हकदार हम है, ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार का टैक्स कर रखा। उसके बाद जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा, उससे भी टैक्स लेता था। उन्होंने एक नई क्या किया, कर और शुरू किया, सिंचाई कर,
जब लोगों को सिंचाई करने के साधन उन्होंने प्रोवाइड करवाए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, तो एक और कर को उन्होंने शुरू किया जो जिसे सिंचाई कर कहा जाता था। सिंचाई के मतलब समझ रहे हैं कि लोग खेती बाड़ी करता है, उसमें पानी पटाते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, सिंचाई कर कहते हैं, यानी सिंचाई कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिरोज तुगलक ने 5 बड़े जो कि बड़े बड़े नहर बना, बहुत बम नहर से भी भयानक भयानक, और उसमें से तकरीबन आपको 300 छोटे छोटे नहरें यानी नए और बनवाए, पूरा क्षेत्र में विस्तारित करवा दी अपने पूरे साम्राज्य में, ठीक है। और उससे लोग अपना सिंचाई करता, और लगान कैसे देना होता था, तो जैसे मान लीजिए कि 1/10, जैसे मान लीजिए कि आपका खेत में अगर 10 किलो हुआ तो इसमें से आप 9 किलो रख लीजिए, उसमें 1 किलो राजा के दे दीजिए, बस हमारा है, यानी तो जितना आप समझ लीजिए, मान 1-1 कुंटल होगा तो उसमें से आपको 90 किलो रख लीजिए, 10 किलो राजा के दे दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इस कर को ये 1/10 रखा गया, जिसमें आप देखेगा अपनी, और इन्होंने दिल्ली थी उत्तर प्रदेश में एक जगह मिलेगा मेरठ, वहाँ अशोक स्तंभ थे 2, वहाँ से क्या किया, इसको दोनों स्तंभ को उठा के कहाँ ले गया, इन्होंने ले गया वहाँ पे दिल्ली। जैसे कि अकबर भी प्रयागराज से कहाँ ले गए, इलाहाबाद से स्तंभ कहाँ ले गए थे, दिल्ली ले गया था। तो इसी तरह ये भी 2 स्तंभ जो कि अशोक का ले गया और दिल्ली में स्थापित किया। इसने अनाथ महिला, मुस्लिम, विधवा एवं लड़कियों के लिए एक सहायक विभाग बनाए, जिस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात, ठीक है। जो आदमी अनाथ हो, पति जिसका डेट का गया उन्हें विधवा कहते हैं, और जो लड़कियाँ जिसका बाप माताजी पढ़ा उड़ा नहीं सकती, बढ़िया से पोषण पालन नहीं कर सकती है, तो इसके लिए फिरोज तुगलक ने एक क्या किया, कमेटी के लिए विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात, ठीक है। इसमें इन लोगों का जो ज़रूरत चीज़ था ये सब देखभाल, कपड़ा लत्ता, हर एक चीज़ का पूर्ति किया जाता था, ठीक है। तो कौन बना था, फिरोज तुगलक ने, दीवान खास। उसको देखिएगा सल्तनत काली सुल्तानों में देखिएगा शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो कि दासों की संख्या आपको फिरोज तुगलक के शासनकाल में मिलेगा। तकरीबन 1 लाख यानी करीबन 1,80,000 जगह दास इनके समय में रहते थे, इनके भवन से लेकर हर एक समय। दास का मतलब समझिए कि जो घर के कार्य करता हूँ, क्या घर का कार्य करता हूँ उसे हम क्या दास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राशन पता लिया ना, चाय पानी पहुँचाना, झाड़ू पोछा ये सब मारते उड़ते रहता था, उसे हम क्या दास कहते हैं, क्या दास कहते थे। तो तकरीबन इस जितने भी सल्तनत काली थे उस सुल्तानों में सबसे ज़्यादा अगर दास जो रहता है या रहा था तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही रहा। और 1,80,000 दासों के देखभाल के लिए उन्होंने एक कमेटी यानी एक और विभाग बनवाया, ठीक है, जिसको दीवान ए बंदगान कहा जाता था। क्या दीवान ए बंदगान कहा जाता था, ठीक है। जो इन दासों को रख रखाव, ज्वाइनिंग किसको हटना है, किसका आयु पूरी गया है, कौन बढ़िया से काम नहीं कर रहा, इस सब का नियंत्रण कौन करता था, तो दीवान ए बंदगान, ठीक है, जो कि इस सब का लेखा जोखा। जैसे मान लीजिए कि आपको दास में नौकरी उस समय करना होता तो आपको अपना जो ज्वाइनिंग लेटर या जितना आपको परीक्षा उरीक्षा मॉक टेस्ट जो कुछ देना होता आपको दीवान ए बंदगान में जाके देना पड़ता। वहीं पे आपको सिलेक्शन वलेक्शन हटना है, आपका वृद्धा आप हटे तो नौकरी से पेंशन मिलेगा, ये सब वही काम देखता था। बस हमारा ये इतना समझे कि जो कि दासों का विभाग कौन था आपको दीवान ए बंदगान। जैसे कि यार के देखिए IAS IPS IRFS इस सब का बनने के लिए UPSC क्या है, एक विभाग है ना, अपने आप में स्टेट है, वो जिसको UPSC DM कलेक्टर ये सब बनना है ना, IRFS बनना है तो आपको UPSC क्या फॉर्म भरिए, उसमें परीक्षा दीजिए, मॉक टेस्ट दिए, हर एक चीज़ मेंस लिखिए, निकल जाएगा तब जाके आप उस सिलेक्शन देगा ट्रेनिंग करा के, ठीक है। आपको रेलवे में काम करना स्टेशन पे काम वाम करना है तो जो कि रेलवे ग्रुप है यानी RRB वो आपको ये सब सिलेक्शन कराएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये होता था दासों के लिए। उसके बाद आप अभी देखिएगा इसने अपनी जो कि यानी फिरोज तुगलक अपनी जो कि आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही
की रचना जो करवाए थे वो करवाए थे। इसने ज्वालामुखी मंदिर से, पुस्तकालय से लूटे गए ग्रंथ हो, तकरीबन कितना लूटे गए थे, तो 1300 ग्रंथ लूटे गए थे। कहाँ से? ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से। ठीक है, जिस तरह बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी था ना, हाँ, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, उसी तरह क्या क्या था, फिरोज तुगलक ने अपना जो किताब लिखा था फतुहात ए फिरोज की रचना करवाई, और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से तकरीबन 1300 ग्रंथों को क्या उठवाया था, जिसमें से कुछ ग्रंथों को फारसी में विद्वान जो कि अपाउद्दीन द्वारा दलाते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवा दिया। ठीक है, उसका देखिए, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण निर्मित सिक्के भारी मात्रा में चलाए थे। चांदी और तांबे को मिक्स करके उन्होंने एक सिक्के बनाए और इसको बहुत भारी मात्रा में चलाए वो अपने शासनकाल में, जिसमें देखिएगा उस सिक्के को क्या कहा जाता था? अर्धा कहा जाता था या बिक्स कहा जाता है। ठीक है, अर्धा या बिक्स कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु आप देखिएगा 1388 में हो जाता है। ठीक है, 1388 में फिरोज तुगलक का मृत्यु हो जाता है। और इसके समय में ही एक निर्मित था, एक क्या था, मकबरा, जिस मकबरा का नाम था खान ए जहाँ तेलंगानी। ठीक है, ये मकबरा का नाम है खान ए जहाँ तेलंगानी, जो कि आपको इजराइल के जो राजधानी जेरूसलम मिलेगा, वहाँ एक आपको मस्जिद मिलेगा, जिस मस्जिद का नाम है उमर मस्जिद। इससे तुलना किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ खान ए जहाँ तेलंगानी जो मकबरा है, इसका तुलना कहाँ के किया जाता है? तो इजराइल के राजधानी जेरूसलम के जो उमर मस्जिद है, इससे तुलना किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा ही है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया, और इस वंश का जो कि अंतिम जो शासक आता है नसरुद्दीन आता है। इनका पूरा नाम देखिएगा तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, और इसका शासन काल में दिल्ली का देखिएगा क्षेत्र है ना, सल्तनत का जो क्षेत्रफल देखिएगा बहुत छोटा रह गया है। यानी दिल्ली से लेके पालमपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अक्सर आप लोग जब शायद हमारे से जितना ख्याल आ रहा, दूसरा या तीसरा में आपको पालमपुर के बारे में आपको पढ़ने के हिंदी किताब मिलेगा। ठीक है, बहुत मस्त कहानी है। तो इनका जो शासनकाल कहाँ रह गया? दिल्ली से लेके पालमपुर तक ही रह गया सिमट कर। उसके बाद क्या हुआ? इस वंश का खत्म हो गया, और इसके बाद सैयद वंश का स्थापना होता है। और देखिएगा नसरुद्दीन के समय में ही तैमूर लंगा, ठीक है, तैमूर लंगा ने क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था तकरीबन 1398 ईस्वी में, और दिल्ली पर आक्रमण किया था, बाकी इन्होंने खास अथी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अपने कि वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद सैयद वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। अगर आपको क्लास कंटेंट आज का अच्छा लगा तो अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो देखिए आप इंटर के पढ़िए, ठीक है, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ से पढ़िए, बीए से लीजिए, चाहे ऑनर्स रहे, चाहे आपका अति रहे, सब्सिडी रहे, तो भी आपका काम आने वाला है। ठीक है, और आप किसी भी कंपटीशन का पीसीएस के, यहाँ तक ले कि पीसीएस के बाबू हम कह रहे हैं कि आपको पीसीएस के प्री तक ये क्लास से आपको हेल्प करेगा। अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो मेंस से भी आपका काम करेगा। ठीक है, क्या मेंस में भी आपका पूरा कंटेंट आपका वही है, पूरा समझ ले, पूरा जैसे यूपीएससी खखोर के पूछता है उस तरह आपको खखोर के बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ बाबू हर एक चीज़ से लापरवाही हो सकता है कि आपके एजुकेशन और अब यहाँ कंटेंट से कोई लापरवाही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, और आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, आपको हम हर एक क्लास में कभी बता देते हैं कि नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट बात होता है। जो देखिए, जो चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गया, याद हो गया तो ठीक है, तो जो चीज़ याद नहीं हो रहा, आप उसी चीज़ को क्या कर लीजिए, अपना रिलेटेड से लिख लीजिए कि हम यहाँ तक याद है, यहाँ तक हर चीज़ नहीं आता, इसको हम जब देखेंगे तो याद खुद हो जाएगा। काहे कि ऐसे में होता है कि जब टाइम कम बचा रहता है एग्जाम का, तो उसमें आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।